बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढींडसा और आप देख रहे हैं एसडीटीवी। बजट जाहिर है एक बहुत बड़ी फिजिकल, बल्कि मैं ये कहूँ कि इकोनॉमी पे सबसे बड़ी स्टेटमेंट होती है फेडरल गवर्नमेंट की, और बात सूबाई हुकूमतों की भी, इसमें कोई मुजायका नहीं होगा। तमाम स्टेक होल्डर से कंसल्ट किया जाता है। अगर कोई बैरूनी या IMF या कोई मल्टीलेट, उनसे इवन बायलेटरल का भी कई दफ़ा ख्याल रखते हैं। ये मैंने खुद होते हुए देखा है। तो आजकल जो सबसे बड़ा इशू है वो महंगाई है। और एक ज़माने में जब हमें डॉलर की ज़रूरत होती थी तो हम रुपए से खरीद लेते थे और रुपया छापते रहते थे। अब स्टेट बैंक का कुछ कानून भी है जिसमें मॉनेटरी एक्सपेंशन जो है वो सिर्फ उधार लेने के लिए या इन कामों के लिए करना बड़ा मुश्किल हो गया। इन्फ्लेशन को उन्होंने मेन टारगेट रखा है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि किस तरह वक्त की ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखा जा सकता है और इन्फ्लेशन के लिए जो IMF वो मेंटेन रखना चाहता है उसको भी, और एक कानून ऑलरेडी मौजूद है उस पर कैसे अमल दरामद करेंगे इन हालात में, जबकि हम कह सकते हैं कि ट्रूली इकोनॉमी जो है वो ट्रांजिशन में है। डॉक्टर साजिद अमीन साहब, वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले तो बड़ी आपको मुबारक हो, स्टेट बैंक आपको बड़ा कंसल्ट करता है चीज़ों में और इस एरिया में काम करने वाले लोगों में कटिंग एज को समझता है। तो आपको थोड़ा सा बताएं। देखिए, मुझे लगता है इस वक्त पाकिस्तान के जो 2 बड़े मसाइल हैं, बल्कि 3 बड़े मसाइल हैं, वो तीनों ही आपस में बड़े जुड़े हुए हैं। IMF का प्रोग्राम, एनर्जी क्राइसिस, लोड शेडिंग जिसको हम कह रहे हैं, और महंगाई। ये तीनों ही इस वक्त पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं और तीनों ही आपस में बहुत जुड़े हुए हैं बेसिकली। मसलन अगर हमें IMF का प्रोग्राम लेना है, तो हमें एनर्जी की प्राइसेस को पहले भी हम बढ़ा चुके हैं, अब मज़ीद बढ़ाना है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन पे जाता है। अगर हम ये कहते हैं कि हम एनर्जी की प्राइसेस को नहीं बढ़ाएंगे मज़ीद, या हम उनकी जो बाकी अभी तक हम सब्सिडी दे रहे हैं, जैसे जो 23 रुपये के करीब डीजल के ऊपर है, 9-10 रुपये के करीब जो है वो पेट्रोल पे है, और जो अभी चूँकि और प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और रुपया भी हल्का सा डिप्रिशिएट हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ें मिलके सब्सिडी को मज़ीद बढ़ा देंगी प्राइसेस को। अगर हम ये नहीं करते हैं तो IMF का जो प्रोग्राम है उस पर एक अनसर्टेनिटी आ जाती है कि वो होगा कि नहीं होगा। तो अगेन उसका जो प्रेशर है वो इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर जाता है, सारी चीज़ों के ऊपर। महंगाई कंट्रोल करने के लिए आपको फॉर एग्जांपल सब्सिडाइज करने की ज़रूरत है, या आपको सोशल प्रोटेक्शन पे जो रिलीफ मेजर्स हैं वो देने की ज़रूरत है। उसमें अगेन ये है कि पैसा कहाँ से आएगा, और अगर आप वो सब्सिडाइज करते हैं चीज़ों को, मज़ीद उसमें लाते हैं रिलीफ पैकेजेस को, तो आपका जो फिस्कल जो टारगेट्स हैं फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करने के, वो डिस्टर्ब होते हैं। अगेन IMF का जो तो ये तीनों बहुत ही जुड़े हुए चीज़ें हैं, इसमें विशियस सर्कल है। और इसमें मुझे लगता है कि जो सबसे अहम मसला है, जो अल्टीमेटली आम आदमी को जाके इफ़ेक्ट कर रहा है, चाहे वो IMF के प्रोग्राम का ना होना या होना हो, चाहे वो एनर्जी लोड शेडिंग का, एनर्जी प्राइसेस का बढ़ना या ना बढ़ना हो, वो महंगाई है आम आदमी को। तो मुझे लगता है कि पिछले साल में भी सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के आम आदमी का मसला रहा है वो महंगाई रही है, और अनफॉर्चुनेटली अगले साल में शायद इससे ज़्यादा महंगाई होने की तवक्को है। उसकी 2-3 वजूहात हैं, और वो लग भी रहा है कि अगर जो आप देखेंगे हमारा जो आने वाला बजट है, ये जो 2023 का, उसमें अभी तक जो जो खबर आ रही है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट गवर्नमेंट रख रही है वो 11.5% के करीब है, जो बहुत हाई नंबर है जिसको टारगेट करना, और वो एवरेज है। और 11.5 रखने का मतलब है कि आपका जो मंथली इन्फ्लेशन है वो बाज़ जगह 16-17% के करीब जो है वो जा सकता है इन चीज़ों के ऊपर। तो हमें अगले साल 3 फैक्टर्स की वजह से जो महंगाई है वो रहेगी उसमें। पहला फैक्टर तो IMF का है, क्योंकि इस वक्त हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि IMF के प्रोग्राम को लूज़ करें, और उसकी जितनी शराइत हैं वो सारी की सारी शराइत जो है वो मानेंगी, और उनका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जाता है वो आम आदमी पे महंगाई की सूरत में जाएगा, नंबर 1। जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो बेसिकली ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइसेस का बढ़ने का रुझान है, बाकी कमोडिटीज का वो एग्जैक्टली। लेकिन चूंकि हमारा मेजर इंपोर्ट जो है वो ऑयल है, और जो हमारी बहुत सारी एनर्जी प्राइसेस को और बाकी चीज़ों को इफेक्ट करता है उसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन ऑयल की है, तो इसलिए ये एक बड़ा अहम जो हमारा फैक्टर रहेगा। और अगर आप आज की कुछ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ग्लोबली, वो ये है कि शायद 140 तक अगले साल में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो जा सकती हैं, $140 पर बैरल तक। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम तो वो सब्सिडी या वो लेवल, अभी जो हमारी प्राइसेस हैं वो $110 के करीब हैं, स्टिल 10 रुपये उसके अंदर सब्सिडी है। और अगर प्राइसेस 140 पे जाती हैं और सब्सिडी 0 पे आती है,
तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पेट्रोल की प्राइसेस, डीज़ल की प्राइसेस कहाँ पे जा सके रुकेंगी और उसका कितना इफ़ेक्ट जो है इन्फ्लेशन पे आएगा। जो तीसरा एक और बड़ा अहम रहेगा वो ये है कि जो गवर्नमेंट की ख़ासकर जो जनरली होता है कि महँगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको एक बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए होती है, जिसकी एक अथॉरिटी हो, जिसकी एक क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट का जो गैप है वो ना हो। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में अभी तक वो सेंटिमेंट नहीं आ रहा है। मसलन अगर आप देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस किया कि हमारा आईएमएफ से मुआहदा हो गया है या होने के करीब है। इसी तरह उन्होंने 1-2 चीज़ें और भी अनाउंस की, बट स्टिल अगर आप पिछले 2 दिन में देखें तो पेट्रोल का कल रात का जो एक अफ़वाह चल लाइनें गई और लगी लाइनें हुई। लग गईं। इसी तरह जो रुपया पिछले 2-3 दिन में तकरीबन 4-5 के रुपए के करीब लूज़ हुआ, आज थोड़ा-सा गेन किया है। तो ये तीनों फैक्टर मिल के जो महँगाई है उसको जो है वो रखेंगे आम आदमी के मॉनेटरी लिए। साइड पे क्या किया जाए? देखिए मॉनेटरी क्योंकि साइड सबसे ज्यादा जो टाइट रोप वॉकिंग है वो मैं समझता हूँ, क्योंकि फिजिकल साइड में तो पैसा है या नहीं है। अगर नहीं है तो गैप आपने फिल करना है, सिंपल, या प्राइसेस बढ़ानी है, व्हाटएवर। मॉनेटरी साइड के आपके पास ऑप्शंस हैं कि जिन्हें आप एज ए इंस्ट्रूमेंट, एज ए टूल यूज कर सकते हैं, और उसके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वहां पे क्या किया जाए? देखिए मुझे लगता है स्टेट बैंक को 2 डायमेंशंस पे काम करने की ज़रूरत है और ज़ाहिर है उसमें गवर्नमेंट का भी बड़ा अहम रोल होगा। और ये थोड़ा-सा हमें हिंट्स मिल रहे हैं कि अगले साल में हमारी जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी हैं, दोनों ही टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रहेंगी, दोनों ही कॉन्ट्रैक्शनरी रहेंगी। इंटरेस्ट रेट जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। कितना? जैसे इस पे कोई तो मुझे 2% कह रहा था, और अनसर्टेनिटी ये तो बहुत इतनी ज्यादा ज़्यादा है कि एग्ज़ैक्ट नंबर देना बड़ा मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि 150 से 250 पॉइंट की रेंज, बेस पॉइंट की रेंज यही तो में मैं कह रहा हूँ, ये बहुत बढ़ ज्यादा। सकता है। ऑलरेडी 250 बेसिस हम पॉइंट बढ़ा है। 13.25 पे हैं ऑलरेडी। तो लेकिन अभी भी अगर आप देखें कि जो हमारा यील्ड कर्व रहा है, जो पीछे टी बिल्स के रेट्स गए हैं, वो 15.25 के करीब तक गए हैं इस रेंज में। तो वो अभी भी हायर हैं आपके जो इंटरेस्ट रेट से। तो ये वो है कि मार्केट जो है, वो फॉलो नहीं कर रही स्टेट बैंक की गाइडेंस को कह लें या स्टेट बैंक की जो पोजीशन है उसको कह लें। थोड़ा-सा गैप आ रहा है और मार्केट आगे चल रही है स्टेट बैंक से, जो कि ज़ाहिर है एक अच्छा साइन नहीं होता किसी भी इकोनॉमी के लिए। उसमें मुझे लगता है कि स्टेट बैंक को 2 चीज़ों पे 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला तो ये है कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट के साथ, जिसको फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड हुआ करता था, जो शायद एसबीपी अमेंडमेंट एक्ट की वजह से को बहुत ज़्यादा अब वो नहीं है, एक्टिव फंक्शनल नहीं नहीं है। रहा। हमें वो फंक्शनल करना पड़ेगा या इवन उससे बेहतर कोई तरीका लाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे उसमें, नंबर 1। नंबर 2 मुझे लगता है कि स्टेट बैंक का जो बहुत बड़ा फ़ोकस रहा है, जिसमें मैं बहुत बात कर भी रहा हूँ, स्टेट बैंक से भी, बाहर भी, आगे-पीछे, कि देखिए 2 टूल्स होते हैं आपकी किसी मार्केट को इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए। एक तो आपका है इंटरेस्ट रेट है। लेकिन जनरली ये रिएक्शनरी टूल होता है कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, फिर आप उसको फ़ॉलो करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, तो ये एक ऐसा सर्कल है जो आपका ख़त्म नहीं होगा। नहीं, यहाँ कोई इकोनॉमी ओवर हीट तो हो ही नहीं, ये तो कमोडिटीज की वजह से। दूसरा यहाँ इंटरेस्ट रेट हाँ, क्या करेगा? उसमें क्योंकि जो एग्ज़ैक्टली जो जो ये था कि 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाकिस्तान में नहीं रहा। नंबर 1 कि आपके जो इन्फ्लेशन टारगेट हैं वो इटसेल्फ मूविंग होते हैं। हम जैसे इस साल 11.5 आ जाएगा। तो वो उसमें स्टेट बैंक कुछ कर नहीं सकता, स्टेट बैंक को उसी को फ़ॉलो करना पड़ता है, तो वो ग्रेजुअली अच्छा है कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजिम की तरफ। लेकिन जो मुझे लगता है इस वक़्त सबसे अहम चीज़ जो मिसिंग है स्टेट बैंक के पार्ट पे, वो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन टू मार्केट। उसके लिए हम बार-बार ये कह रहे हैं कि स्टेट बैंक को एक बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना होगा और दोनों टूल्स तीनों साइमल्टेनियसली करने होंगे, गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, इंटरेस्ट रेट की जो चेंजेस हैं वो, प्लस कम्युनिकेशन। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा जो अहम रोल होगा वो इन 2 का होगा कि स्टेट बैंक कम्युनिकेट कैसे करता है मार्केट को, मार्केट क्यों आगे जा रही है स्टेट बैंक से। हर दफ़ा इंटरेस्ट रेट आता है, हम बढ़ाते हैं, लेकिन जो टी बिल्स की जो रिटर्न्स हैं वो स्टेट इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट रेट से ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कहीं न कहीं कम्युनिकेशन का गैप है जो इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल नहीं होगा। तो ये 2-3 चीज़ें मिला के उसमें जो है, बट हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में टाइट रखना पड़ेगी। अदरवाइज़ इन्फ्लेशन जो है वो उसमें मुश्किल रहेगी उसके अंदर। मुश्किल रहेगी। आप समझते हैं कि, आखिरी क्वेश्चन आपसे करते हैं, कि इन्फ्लेशन का ये जो 11.5 का ये जो टारगेट है ये रियल है? मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया में डबल डिजिट थी कल परसों, जो 1-2 दिन पहले। अमेरिका में 7.5 थी, अब मैंने सुना है, मैं देख नहीं सका,
तो वो 8 से क्रॉस कर गई और डबल डिजिट होने वाली है, वहाँ पे होगी, कहते हैं डबल। और ये डबल डिजिट कोई हमारी तरह नहीं है कि 9 से 10 हो गई तो डबल डिजिट है। ये 1.25 या 1.5 से आई है। तो आप इमेजिन करें कि विद इन 1 और 2 क्वार्टर उनकी सोसाइटी जो है 8-10% इन्फ्लेशन एब्जॉर्ब करेगी, और वो 40 साल के बाद, जस्ट इमेजिन करें उनका हाउसिंग, मॉर्गेज, सब कुछ। तो इसलिए इसका असर जो है ये हो नहीं सकता कि यहाँ पे ना कैपिटल रश करेंगे उस तरफ। ये आपका बड़ा जाएंगे। अहम सवाल है। आम आदमी को अभी तक नहीं पता कि ये इन्फ्लेशन का टारगेट सेट कैसे होता है, और इस पे भी हम बार-बार कह रहे हैं गवर्नमेंट को भी, स्टेट बैंक को भी, कि ये क्लियरली मैकेनिज़्म्स पता होने चाहिए कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स, ये जो आपका इन्फ्लेशन रेट सेट हो रहा है, क्योंकि ये हम आइलैंड हो में तो कैसे नहीं रहा है? रहते। एग्ज़ैक्टली। तो मुझे लगता है कि ये इन टर्म्स गिवन जो हमने बात की कि कमोडिटी प्रेशर रहेगा, ऑयल मार्केट का प्रेशर जो है वो रहेगा, गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कम रहेगी, तो इन्फ्लेशन इस रेंज से ऊपर रहेगा। जो मुझे लगता है कि एवरेज इन्फ्लेशन अगले साल में, गो कि ये बड़ा मुश्किल होता है ये इस टाइम पे बैठ के कहना, बट अगर हम इन सारे फैक्टर्स को रखें तो एक रफ सा आइडिया, और इस साल की सूरत हाल को अगर हम मद्देनजर रखें तो एक रफ सा आइडिया है कि हमारा जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 13 से 15% की रेंज में अगले साल में रहने की मतवक्को है, खासकर जो पहले 6 माह हैं मैं एक और वजह से इस फाइनेंशियल ईयर के। क्योंकि अगर वहां पे इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा होती है तो जो डॉलर की जो प्राइसिंग है उसमें जो नॉमिनल और रियल के दरमियान का गैप जो है वो देखें ना कैसे चेंज हो जाएगा। दो तो वो जब रियल को कैच वहां पे करना शुरू करेंगे तो ये प्राइसेस को, कमोडिटी को भी इफेक्ट करेगा। और दो चीज़ें जो थोड़ा सा हमें इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होंगी, जो ऑटोमेटिकली एक तो वो होगा टाइट फिस्कल और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, हम उस तरफ जा रहे होंगे उसमें। वो थोड़ा सा उसको जो हमें ईज़ करेगा इन्फ्लेशन के ऊपर। सिमिलरली अगर रुपया, आई मीन आईएमएफ का प्रोग्राम रिस्टोर होता है, और जैसे ये कहा जा रहा है कि शायद वो 1 साल के लिए होगा विद एक्स्ट्रा $2 बिलियन, अगर वो हो जाता है तो मुझे लगता है कि रुपया थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, या थोड़ा सा गेन कर सकता है माइनर सा, तो वो एक जो एडेड प्रेशर आ रहा है उस तरफ से वो थोड़ा सा कम रहेगा। इसी तरह अगर हमें कह लें कि जो गैस, एलएनजी या जो हमारी ऑयल है इंपोर्ट्स फ्रॉम गल्फ से, वो अगर हमें थोड़ी सी सब्सिडाइज मिल जाती हैं या थोड़ी सी डिलेड पेमेंट के ऊपर में मिल जाती हैं, तो उससे भी हमारे जो रिजर्व्स हैं वो थोड़े फ्रेंडली डिपॉजिट्स आने से, और आईएमएफ का तो वो होंगे, तो उससे रुकेगा, तो वो जो एक एंगल है वो थोड़ा सा इन्फ्लेशन को ईज आउट करेगा। बट स्टिल आई सी कि ये 13-14-15% की जो रेंज है एवरेज इन्फ्लेशन हमारा रहेगा, 11.5% से ये ज्यादा बेसिकली रहेगा। रियलिस्टिक नहीं लगता ये। रियलिस्टिक शायद हम, आई डोंट नो किस सेंस में हम देख रहे हैं इसको रियलिस्टिक, बट जनरली गवर्नमेंट होती है कि वो एक सेफ सा नंबर रख लेती हैं कि जो ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, ताकि वो अगले साल में उसके इर्द गिर्द हम कर सकें। तो 2-2.5% पॉइंट का डिफरेंस जो है वो जनरली रहता है हमारे यहाँ, और वो रहेगा इसके ऊपर। बट चलें जी, हाँ जी, कुछ आप इम्पोर्टेंट बात हाँ, जस्ट आखिरी बात ये है कि लेकिन इस वक्त मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का वो आम आदमी है, क्योंकि महंगाई से वो मुतासर हो रहा है, और उसके लिए गवर्नमेंट के पास फिलहाल शॉर्ट टर्म में, अगर हम कल प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच भी देखें जो उन्होंने की कॉन्फ्रेंस में, कि ये जो गवर्नमेंट है इससे हमको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस इफेक्ट वो नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये शॉर्ट और मीडियम टर्म पे करेंगे। तो उसमें एक ही ऑप्शन गवर्नमेंट के पास बचता है आम आदमी को इमीडिएट रिलीफ देने का इस महंगाई से, क्योंकि महंगाई रहेगी और बढ़ेगी। वो ये है कि इनकी जो सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम हैं, जो रिलीफ मेजर्स हैं, जैसे 28 बिलियन महाना का जो पैकेज आया, उसको पूरा साल जारी रहना चाहिए, और उसको ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए। जो आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं तो उसको ग्रेजुअली आपको बढ़ना चाहिए। और उसमें एक सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि जिसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो जो हम ब्लैंकेट सब्सिडी दे रहे हैं, अगर हम उनको रीएलोकेट करें, उनको सेव करें, ख़त्म करें, और उनकी जो प्रोडक्टिव रीएलोकेशंस करें, तो वहाँ से ये पैसे जो है वो निकल सकते हैं। चले, ये होना चाहिए, लेकिन अगर आप 100 बिलियन या 118 बिलियन की सब्सिडी थी जो दे रहे थे महाना, और वो खत्म करने के लिए प्राइसेस बढ़ाई है और 28 बिलियन का रिलीफ दे रहे हैं, तो उनके मुंह में जीरा है वैसे तो, लेकिन कुछ ना कुछ होने से बेहतर, फिर भी कुछ ना कुछ। तो अगर हम इसको सम अप करें तो वो ये है कि 22 अरब लोग जिस कश्ती में बैठे हुए हैं उसे डुबोया तो नहीं जा सकता, उसके सुराख को हर हाल में प्लग करना है, जिसकी वजह से मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को टाइट रखना, ये नंबर 1 प्रायोरिटी है। अब कौन अपने कपड़े उतार के या अपने जूते उतार के या सामान उतार के उस होल को पूरा करेगा, बंद करेगा ताकि पानी अंदर ना आए और कश्ती ना डूबे, तो जाहिर है उसके जो ऊपर सवार हैं, तो ये सारा प्रेशर एक दफा फिर आवाम पे जाना है,
जिन्होंने ना मिस गवर्नेंस की है, ना कोई लूट मार की है, और उन्होंने मेहनत करके पहले भी खड़ा करते रहे, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट दैट इज द सिचुएशन। लेकिन सबसे अहम चीज जो मैं समझता हूँ, मैंने ये पूछा नहीं इनसे, ताकि वो, मैं समझता हूँ कि वो अनसर्टेनिटी, मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है, उसकी सबसे बड़ी रीजन इस वक्त अनसर्टेनिटी है, और ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ये जल्द दूर होनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। प्रोग्राम्स को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अपने कमेंट्स भी दें, ताकि हम इसे मजीद स्पाइस अप कर सकें अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अल्लाह हाफिज़।